goes to the Gold Award, Dalmia Cement Bharat Limited, Unit Dalmia. मोदी जी ने बहुत सारे पुराने नियम तोड़ करके इन चीज़ों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, स्टार्टअप मूवमेंट को। बैम्बू के लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 100 साल पुराना था अंग्रेज़ों के समय का, उसको संशोधित कर दिया गया ताकि होम ग्रोन बैम्बू जो आपके गिरदो नवा पे उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस ना लेना पड़े। तो मैं बधाई देता हूँ आज के आयोजकों के, राजीव बब्बर जी और इनकी टोली को, कि ये जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है। ये इस तरह के कार्यक्रम देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में करते हैं। ये पिछला कार्यक्रम इनका गुवाहाटी असम में था, उस तरह से दक्षिण में, आज ये जम्मू आए हैं और मुझे विश्वास है आज ने जम्मू की इंडस्ट्री को भी इसके साथ जोड़ा, जम्मू के स्थित कुछ वैज्ञानिकों को भी जोड़ा, ताकि एक इंटेग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ावा दे सकें। नहीं, निश्चय ही मुझे इस बात का विश्वास है कि जिस प्रकार से हम मोदी जी का अक्सर ये कहना रहता है कि अमृतकाल है और अगले 25 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इन 25 वर्ष में वो योजना चित्र बनेगा जो भारत को सन 2047 में विश्व पटल पर ला करके खड़ा करेगा। और जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा तो उसकी तस्वीर कैसे होगी, भारत का चित्र कैसा होगा। और जब हमारी अर्थव्यवस्था का संबंध है, हमें उन अर्थव्यवस्था के संसाधनों और रिसोर्सेज की तरफ तवज्जो देनी होगी जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं, जिनको उस प्रकार की तवज्जो नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे, और विच आर एक्सक्लूसिव टू इंडिया, जो दूसरे देशों के लिए उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के तौर पर हमारे ओशन रिसोर्सेज, 7,500 किलोमीटर हमारा कोस्टल एरिया है, और भारत मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर देश के नाम पर महासागर का नाम है, हिंद महासागर का। उसके अंदर कितना सरमाया बसा है, लिविंग नॉन लिविंग रिसोर्सेज, मिनरल्स, माइंस, और जो आने वाली इकॉनमी में जो भारत को एक दूसरी ऊंचाई पे ले जाएगा, ये ऐसे रिसोर्सेज रहेंगे। इसी प्रकार बायोडाइवर्सिटी, बायो टेक्नोलॉजी, जिसका पहले बहुत ज़्यादा लोगों में जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब बच्चे यकायक उसके स्टार्टअप्स बनने लगे। बायो इकॉनमी हमारी मोदी जी की सरकार आने से पहले देश की मात्र $10 बिलियन होती थी, आज बढ़कर के $80 बिलियन हो गई है, और हमारा अनुमान है कि 2025 तक वो $150 बिलियन टच करेगी, क्योंकि वैक्सीन और ये जो नए नए इस प्रकार के अनुसंधान हो रहे हैं, विशेषकर कोविड के बाद जिस प्रकार से उसमें रुचि जागी है, उसमें एक नया स्टार्टअप्स का आया, स्पेस टेक्नोलॉजी, जो मोदी जी ने ही उसको एक गोपनीयता के पर्दे से बाहर निकाला 2 साल पहले, जिसे मीडिया ने कहा अनलॉकिंग ऑफ द स्पेस। और देखिए 1.5-2 वर्ष के भीतर 60 से अधिक स्टार्टअप्स उसमें हमें दिख रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है वो तो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन एक प्रजातांत्रिक देश के एक नागरिक होने के नाते मैं तो मात्र ये कहूँगा कि किसी भी राजनीतिक दल के से ये अपेक्षित रहता है कि जिस प्रकार हमें बाहर रह कर के अपने कार्यशैली में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना है, उसी प्रकार पार्टी के भीतर भी आंतरिक लोकतांत्रिक के मूल्यों का पालन करना अनिवार्य रहता है। संवाद और समन्वय का क्या महत्व है, मुझे लगता है ये जो घटनाक्रम है उससे भी ये बात उभर करके सामने आई है। तो आप आज़ाद साहब से कई दफ़ा मिले भी हैं, उनसे बातचीत हुई है। आपको लगता है कि जो राहुल गांधी को उन्होंने हालांकि टारगेट भी किया है, उनके रहते जो है कांग्रेस पार्टी में केवल वही जो चाटुकार लोग हैं वही बचे हैं? नहीं, इस विषय में मैं अब स्वयं कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझूंगा, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि उस राजनीतिक दल में उन मान्यताओं का पालन नहीं हो रहा जो किसी लोकतंत्र प्रणाली में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपेक्षित होती हैं, तो उस राजनीतिक दल के संचालकों को चिंता करनी तो चाहिए ही। तो आज गुलाम नबी आज़ाद अगर पार्टी बनाते हैं जम्मू कश्मीर में नहीं, तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में अभी एक पार्टी की ज़रूरत है ऐसी जो गुलाम नबी आज़ाद जैसे कद का नेता उसका जो है लीडर हो? नहीं, मैं तो जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ उसी की बात करना पसंद करूंगा। तो क्या बीजेपी के दरवाजे खुले हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, और मोदी जी के नेतृत्व को ना केवल भारत ने स्वीकार किया है, बल्कि कल ही जो हुआ सर्वे उसमें भी आपने पाया कि 75% रेटिंग उनकी अप्रूवल की है एक विश्व नेता के रूप में। हमारे सबके लिए गर्व की बात है। मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस वालों को भी गर्व होना चाहिए इस बात का कि भारतीय मूल का नेता, हमारा नेता इस वक्त विश्व का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रमाणित रूप से सामने आया है। तो आप न्योता देते हैं आज़ाद साहब को कि पहली प्राथमिकता बीजेपी को दें? वो नहीं, ये तो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है और उसका नेतृत्व सारे देश के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी दल के हों, एक गर्व का विषय। एक अंतिम सवाल सर ये होगा कि बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग्स भी कल दिल्ली में हुई हैं, क्या कुछ आपको लगता है इलेक्शंस को लेकर है या जो 25 लाख वोटर्स पे जो ह्यू एंड क्राई मचा है उस पर? नहीं, वो जो मीटिंग्स होती हैं हमारी, तो वो तो एक व्यवस्था के तहत समय समय पर संगठनात्मक विषयों को लेकर के हमारे इस तरह की बैठकें भी होती हैं, विचार विमर्श भी होता है, समीक्षा भी होती है। उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं कि जो ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति के अधीन काम करती है, एक संविधान के अधीन काम करती है। बाकी जहाँ तक चुनाव का संबंध है, वो कब हो ना हो, उसका निर्णय करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव समिति का काम है। उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी संवैधानिक संस्थाओं में के कार्यकाल में, कामकाज में दखल नहीं देती। हाँ, एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के मैं ये कह सकता हूँ कि हम 24/7/365 पार्टी हैं। कोई भी चुनाव कभी भी हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, संसद का हो, हमारा कार्यकर्ता हर समय तैयार है।